नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, जिसमें अपन ने अभी तक जो फर्स्ट टॉपिक है कृषि क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास वो कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए मैंने आपको 2 वीडियोज उपलब्ध करवाए थे और आज अपन जो इसका सेकंड चैप्टर है उद्योग वाला, यानी उद्योग क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास, ये चैप्टर पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को इसके क्वेश्चन देखने हैं कि प्रीवियस ईयर किस प्रकार के सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने पिछले साल इस पर एक वीडियो बनाया था। शुरुआत में उसके 5 से 7 मिनट मैंने उसमें क्वेश्चन ही करवाए हैं। इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो करवाए हैं, उनको आप देख सकते हो और एक मतलब आइडिया लगा सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज इसमें मेनली स्टार्ट करते हैं, जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ही पढ़ेंगे और इसमें इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें जो उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख जो योजनाएं या स्कीम्स है उनको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसे द्वितीयक इकोनॉमी का द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं और जीडीपी में योगदान कितना है? 27.6% इसका जीडीपी में योगदान है। और वित्त वर्ष 2025 में उद्योग क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो कितनी रहने वाली है? 6.2%। और इसके उप क्षेत्रों का योगदान देखते हैं। जैसे अपन ने कृषि में जो उप क्षेत्र पढ़े थे, फसल वाला फसल है, पशुधन है ना, वैसे इसके उप क्षेत्र है। जैसे खनन उत्खनन 2% योगदान और सबसे न्यूनतम है। और सबसे जो सर्वाधिक योगदान है वो विनिर्माण का है, 16% सर्वाधिक। और निर्माण 7.6 और विद्युत गैस है जलापूर्ति 2%। न्यूनतम ये है खनन उत्खनन और सर्वाधिक विनिर्माण। विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी के 2.8% भाग के साथ भारत का योगदान है। विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है? 2.8%। बाकी जो चीन की हिस्सेदारी है वो 28.8% है। फिर जो नेक्स्ट है वो पढ़ते हैं आईआईपी। इंपॉर्टेंट है कि आईआईपी क्या है। तो आईआईपी एक मासिक सूचकांक है जिसमें भारत में खनन यानी माइनिंग, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्रों का उत्पादन तुलनात्मक रूप से दर्शाते हैं और इसका बेस ईयर है वो 2011-12 है। आईआईपी क्या एक मासिक सूचकांक है जिसमें किन 3 चीजें शामिल है? खनन, विनिर्माण और बिजली। आपस में इनका तुलनात्मक प्रदर्शन दिखाता है और इसका बेस ईयर है 2011 है। और इसका जो जो प्रकाशन कौन करता है? मौसमी मंत्रालय करता है और प्रत्येक माह जारी किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आईआईपी का इसका जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है वो देखते हैं, है ना। मेनली अपन जून की देखते हैं। आईआईपी में वृद्धि कितनी हुई है? 1.5% की। और इनमें सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण 3.9 की। लेकिन जो माइनिंग है उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है और इलेक्ट्रिसिटी में भी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसमें पॉजिटिव ग्रोथ आपको याद रखनी है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग, बाकी इन दोनों में कौन सी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। ये हाँ, फाइनेंस ईयर 2026 में आईआईपी वृद्धि लगभग 1.8% है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत धीमी है। ये पिछले 11 तिमाहियों में सबसे निचले स्तर पर है। विश्लेषण, कारण और रुझान देखते हैं कि खनन क्षेत्र में भारी गिरावट आई है। जो माइनिंग है खनन क्षेत्र में -8.7 की जून महीने की बात है। और बिजली उत्पादन में भी लगातार कमी है, नकारात्मक। लेकिन निर्माण क्षेत्र अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये सकारात्मक छवि नहीं, क्योंकि दो इसके माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी है, ये दोनों क्या नेगेटिव जा रहे हैं। तो इनमें से ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट है, यहाँ से हर बार आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है एमएसएमई से। और इस बार 2000 जो 25-26 वाला बजट है इसमें कुछ संशोधन भी किया है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। एमएसएमई क्षेत्र उद्यमिता को बढ़ावा देने और अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़ी संख्या में नौकरियां सृजन करके यह कृषि के बाद दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एमएसएमई सेक्टर। और कितने व्यक्तियों को रोजगार दे दिया? 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दे दिए। अब एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास है, आपसे ऐसे प्रयास यानी सीधा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सा भारत सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए प्रयास नहीं किया गया। तो इनमें जितने भी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला प्रयास किया है एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन 1 अप्रैल 2025 से।
क्योंकि पहले एमएसएमई की परिभाषा थी टर्नओवर और निवेश वाला, उसमें कुछ और था, और अब इस बार इनकी जो सीमा है वो बढ़ा दी है। तो ये मोस्ट है, ये याद रखना। पहले सूक्ष्म में निवेश कितने हैं, 2.5 करोड़ से कम और टर्नओवर 10 करोड़ से कम। लघु में 25 करोड़ से कम और 100 करोड़ से कम टर्नओवर हो गया। मध्यम में जो निवेश है 125 करोड़ से कम और टर्नओवर है 500 करोड़ से कम। तो ये आपको याद रखना है, निवेश और टर्नओवर जो संशोधित परिभाषा है। नहीं, इसमें आप निवेश और टर्नओवर याद रखना, 2.5 से 10 और 25 से 100 और 125 से 500, या ऐसे आप 2.5 करोड़ 25 125 या 10 100 500 ऐसे याद रख सकते हो आप। कंटिन्यू। फिर एमएसएमई से रिलेटेड कुछ पोर्टल है, उनका भी आपको ध्यान रखना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल, ये 2020 में स्टार्टिंग की थी, और इसके नाम से पता चल रहा है कि जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है उनका क्या करना है, पंजीकृत करना है, ताकि उनको ऋण की जो भी सहायता मिलती है सरकार की तरफ से वो सहायताएं मिल सके। फिर है उद्यम सहायता मंच, ये 2023 में स्टार्ट किया गया था। इसमें सहयोग कौन दे रहा है, सिडबी सहयोग दे रहा है। कार्य क्या है, जो भी अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योग है उनको क्या बनाना है, औपचारिक बनाना है। फिर ये CGTM 80, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। यानी एमएसएमई क्या देगा, ऋण सुविधा देगा, और इसका व्यय कितना है, 9,000 करोड़ रुपए है, और ये कम ब्याज दरों पर अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऋण सुविधा यानी कम ब्याज दरों पर 2 लाख अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करवाएगा ये। फिर ये ट्रेड्स, ये भी मोस्ट है, इनमें एक तो ये याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट है, और ये ट्रेड्स वाला RS मेंस में इस बार ये प्रश्न पूछा भी था ट्रेड्स का। पहले सबसे पहले ट्रेड्स रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखना। ट्रेड्स क्या है, देखिए ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एमएसएमई उद्यमों को उनकी प्राप्तियों को नगद रूप में रूपांतरित कर उनकी कार्यशील पूंजी को अनलॉक करने में मदद करना है। यानी ये ट्रेड्स इसलिए स्टार्ट किया गया था सरकार की, समय पर जो भी कोई भी एमएसएमई सेक्टर है उसको समय पर जो भी उनके भुगतान है, जो भी ऋण है, पैसा है, वो उपलब्ध करवाया जाए, इसलिए ये ट्रेड्स पोर्टल स्टार्ट किया गया था। तो ट्रेड्स की विशेषताएं, आरबीआई द्वारा विनियमित ट्रेड्स एक ऐसा बाजार है जो सरकारी विभाग है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों है, कॉर्पोरेट्स आदि खरीदारों को क्या करता है, समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है। एक तो ये लाइन याद रखनी है, ट्रेड्स क्या है, जितने भी सरकारी विभाग एमएसपी है उनके द्वारा जो समय पर भुगतान करना। और ये खरीदार जो विक्रेता है, वित्त पोषक यानी फाइनेंशियर, उनके एकीकृत प्लेटफॉर्म है। और भारत सरकार ने जो भी 250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने हेतु आदेश जारी किया है, 250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले। फिर आत्मनिर्भर भारत कोष, ये भी किससे संबंधित है, एमएसएमई से संबंधित है सर। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, भारत सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए क्या क्या जो कदम उठाए गए। पहला, इस परिभाषा में संशोधन किया गया, फिर उद्यम पंजीकरण पोर्टल, उद्यम सहायता मंच, फिर ये CGTM 80, फिर ये ट्रेड्स पढ़ा, और अब आत्मनिर्भर भारत कोष। इसका उद्देश्य क्या है, एमएसएमई को फंड देना, और ये 50,000 करोड़ से बना है, और इसमें 10,000 करोड़ है वो सरकार की तरफ से, 40,000 करोड़ निजी जो कंपनियां उनकी तरफ से। अब फिर चुनौतियां एवं उनका डिजिटल समाधान, एमएसएमई के संबंध में क्या कौन सी चुनौतियां हैं और उनका डिजिटल समाधान। एमएसएमई क्षेत्र में भुगतान में देरी, उसके लिए ट्रेड्स हो गया, खरीद पर निगरानी व शिकायतों के समाधान जैसी अनेक चुनौतियों का सामना, विभिन्न पोर्टल लॉन्च किए गए जैसे एमएसएमई समाधान पोर्टल। इसका मुख्य उद्देश्य है भुगतान में देरी को दूर करना और एमएसएमई की बकाया राशि को निगरानी रखना। समाधान पोर्टल क्या है, भुगतान में देरी को दूर करना। फिर संबंध पोर्टल है वो सार्वजनिक खरीद की निगरानी रखने हेतु। चैंपियंस पोर्टल, तो इसका उद्देश्य जो भी लघु जो इकाइयाँ हैं उनको मदद करके उनको बड़ा बनाना है, और एमएसएमई की जो भी लेटेस्ट सूचनाएं होती है वो उपलब्ध करवाना है, और उनकी शिकायतें उनको तेजी से समाधान करना है। फिर एमएसएमई टीम, इसका उद्देश्य क्या है, एमएसएमई के बीच व्यापार वाणिज्य के डिजिटलीकरण को क्या देना है, बढ़ावा देना है। फिर यशस्विनी अभियान, ये 27 जून 2024 को एमएसएमई दिवस पर 2029 तक उद्यम पोर्टल, और उद्यम पोर्टल ऊपर पड़ा था ना 2020 वाला, और उद्यम सहायता मंच पर लैंगिक समानता प्राप्त करना, जो भी गैप है उद्यम पोर्टल पर उसको क्या करना है, दूर करना है। ये एमएसएमई हैकाथॉन 4.11 सितंबर 2024 को
एमएसएमई द्वारा नई तकनीकों को अपनाने के उद्देश्य से 50 युवा उद्यमियों को इंक्यूबेशन व नवाचार प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है ये एमएसएमई चैंपियन योजना। इसमें क्या जो भी चयनित क्लस्टर है ये उद्यमों की प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करने, अपव्यय को कम करने, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा उसको बढ़ाने हेतु ये प्रारंभ किया गया है। और सपूर्ति पोर्टल ये मोस्ट है, याद रखना। पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान हेतु निधि योजना 2005-6 में प्रारंभ। इस योजना का उद्देश्य है जो भी पारंपरिक कारीगरों को संगठित कर उनके आय में क्या करना है, वृद्धि करना है। तो एमएसएमई हर बार एक पर्सन यहाँ से आता ही है, तो आप देख लीजिए इतनी सारी चीज़ें एमएसएमई से रिलेटेड वो सारी याद करनी है। फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम चैंपियंस, यानी कितनी पंजीकृत एमएसएमई है, 5.93 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई है और 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। और ये मोस्ट है 2023-24 में एमएसएमई जो उत्पादों का भारत के कुल निर्यात में 45.73% है एमएसएमई उत्पादों का, जो इसे एक वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। फिर जो सरकार के द्वारा प्रयास थे वो अपन ये पढ़े हैं कि निवेश और कारोबार की सीमा 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ा दी है, ये ऊपर अपन ने पढ़ लिया। फिर ये भारत में एमएसएमई का वर्तमान परिदृश्य, देश के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 2020-21 में 27.3% थी 2020-21 में। फिर 21-22 में 29.6 हो गई और फिर 22-23 में 30.1 हो गई। या आप इस ग्राफ देख सकते 2020-21 में 27.3% थी, किसमें, एमएसएमई ग्रोस वैल्यू एडिशन में, यानी जीवीए में हिस्सेदारी। और 21-22 में 29.6 और 22-23 में 30.1 लगातार बढ़ रही है। एमएसएमई से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अब निर्यात में वृद्धि देखते हैं, जैसे 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में कितना हो गया, 12.39 लाख करोड़ रुपये हो गए। इसलिए तो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जो टोटल निर्यात है उसमें हिस्सेदारी कितनी है, लगभग जो 45% हिस्सेदारी है निर्यात में एमएसएमई की है। ये देखो भारत के कुल निर्यात में और लगातार एमएसएमई का योगदान बढ़ रहा है। 2022-23 में इतना था, 23-24 में फिर इतना, और 24-25 में कितना हो गया, 45.79%। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना, ये ध्यान रखना आपको। इसका उद्देश्य जो भी मतलब कारीगर है, कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और उनकी सेवाओं गुणवत्ता तक पहुंच को बढ़ाना है। और ये 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट की गई थी। 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट है। और जो भी पंजीकृत आवेदक होते हैं उनको 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप देख सकते हो, माइक्रो में, स्मॉल में और मीडियम में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये भी एमएसएमई से रिलेटेड है। गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना। और ये ऋण आधारित योजना है गैर कृषि क्षेत्र में। इसमें जो भी अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग, उन सबको ये सब्सिडी प्रदान की जाती है। फिर नेक्स्ट है कोर इंडस्ट्री। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन आता ही है। भारत सरकार ने 8 प्रमुख उद्योगों को और उद्योगों में शामिल किया है, जिनमें से एक तो इनका ये 8 कौन कौन सी, याद रखना, कभी सीधा ही प्रश्न आता है इनमें से कौन सा जो कोर इंडस्ट्री में शामिल नहीं है। तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद हो गए, उर्वरक हो गए, स्टील हो गया, सीमेंट और बिजली हो गई। तो ये 8 है कोर इंडस्ट्री में। फिर इनका आईआईपी यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन 8 उद्योगों का भार कितना है, 40.27% है। और वर्ष 2023-24 के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक में वृद्धि कितनी है, 7.6% की। वित्त वर्ष 2024-25 में आईसीआई ने 4.2% की वृद्धि दर्ज की है। कच्चे तेल उद्योग को छोड़कर सभी उद्योगों ने सकारात्मक वृद्धि उत्पादन की प्रवृत्ति दिखाई है। ये स्टेटमेंट बन सकता है, किसको छोड़कर, कच्चे तेल उद्योग को छोड़कर, बाकी जो 7 उनमें सकारात्मक वृद्धि हुई है। इस देख सकते हो सबसे सर्वाधिक जो वृद्धि है इस्पात में 6.1 और न्यूनतम वृद्धि कच्चे तेल में नेगेटिव रही है।
फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अपने ऊपर बढ़ा था, खनन, विनिर्माण, बिजली इनको लेकर जारी किया जाता है। बेस ईयर कितना था? 2011-12 बेस ईयर था। फिर जो अभी एक और इंडस्ट्री है, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले सीमेंट उद्योग। वर्तमान में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, चीन के बाद। और भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थित होते हैं ना, क्योंकि जो भी मेन ये जो इंडस्ट्रीज होती है और इनकी जो कुछ अनुकूल दशाएं होती है वहीं पर स्थापित होती है। भारतीय सीमेंट उद्योग के पास घरेलू सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। घरेलू सीमेंट की खपत प्रति व्यक्ति 290 किलोग्राम भारत में, जबकि वैश्विक कितनी है? 540 ग्राम प्रति व्यक्ति। तो ऐसे एक कोटेशन दे सकते हैं कि जो वैश्विक जो प्रति व्यक्ति खपत है उससे भारत की खपत कम है। सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता कितनी है? 639 मिलियन टन। और वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट उत्पादन 427 मिलियन टन। सीमेंट उद्योग का लगभग 87% हिस्सा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक इन राज्यों में। सीमेंट उद्योग पर्यावरण पर सीधा प्रभाव डालता है, फिर भी भारत सीमेंट से कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादन दक्षिणी क्षेत्र जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इनमें हो रहा है। फिर ये सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है इस्पात उद्योग। वर्ष 2024 के दौरान भारत वैश्विक कच्चा इस्पात उत्पादन में 13% योगदान के साथ विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इसमें वैश्विक कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। और इस्पात की जो कुल खपत है 136 मिलियन टन है और प्रति व्यक्ति 97.7 किलोग्राम, जो विश्व की 1/3 है। और वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर तक भारत इस्पात का शुद्ध आयातक रहा है, जिसका कारण भारत के निर्यात में कमी रही है। और राष्ट्रीय इस्पात नीति वर्ष 2017 में जारी की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। और भारत में इस्पात इस्पात की जो मांग है वो निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है। इसके कारण क्या है? एक तो बुनियादी ढांचे पर केंद्रित विकास रणनीति, अंतिम उपयोगकर्ता क्षेत्र में विस्तार, राष्ट्रीय इस्पात नीति और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, इनके कारण इस्पात की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। फिर नेक्स्ट है रसायन एवं पेट्रो रसायन उद्योग। स्थिर मूल्यों पर यानी रसायन में पेट्रो रसायन उत्पाद विनिर्माण यानी जीवीएम में 9% से अधिक और कुल निर्यात में 7% योगदान देते हैं। जीवीएम में कितना? 9% और निर्यात में 7% का योगदान देते हैं। देश इन उत्पादों का शुद्ध आयातक है, जिसमें पेट्रोकेमिकल मध्यवर्ती वस्तुओं का 45% क्या आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट है मोटर वाहन या ऑटोमोबाइल उद्योग। वित्त वर्ष 2024 में उद्योग ने ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने इस क्षेत्र की क्षमता को पहचानते हुए पीएलआई योजना 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। और अब ये कुछ पॉइंट्स है, ये याद रखने आपको कि भारत विश्व में तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा, दुपहिया वाहनों का दूसरा सबसे बड़ा और यात्री वाहनों का चौथा सबसे बड़ा और वाणिज्यिक वाहनों का 5वां सबसे बड़ा निर्माता राष्ट्र है। तो इनको आपको याद करना है, तिपहिया में सबसे बड़ा है, दुपहिया में दूसरा, और जो यात्री वाहन है चौपहिया उनमें चौथा है, और वाणिज्यिक वाहनों का 5वां निर्माता राष्ट्र है। पीएमई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 31 मार्च 2026 तक ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना यानी ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। यानी जो भारत में ई व्हीकल है, ईवी, इनको बढ़ावा देने के लिए ये पीएम ई ड्राइव योजना स्टार्ट की गई। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पिछले दशक में घरेलू उत्पादन, निर्यात और आयात के मामले में गतिशील रहा है। और ये 2024 में वृद्धि दर कितनी है इसकी? 17.5% की CAGR से बढ़ रहा है। देश में स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता कम करने हेतु 99% स्मार्टफोन का निर्माण किया जाने लगा है भारत में। और देश ने वित्त वर्ष 2024 में 33 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन किया, जिनमें से 75% 5G एनेबल थे। और भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% हो गया है। हालांकि इस उद्योग ने बड़े पैमाने पर असेंबली पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि डिजाइन और घटक विनिर्माण में अभी प्रगति सीमित है। असेंबली यानी पार्ट्स है ना, बाहर से आते हैं भारत में और उन पार्ट्स को जोड़कर यहाँ तैयार किया जाता है। इसलिए असेंबली जो निर्माण है उसका 99% असेंबली की बात हो रही है। अभी भी भारत में जो डिजाइन है, घटक, वो भारत में नहीं बन रहे, बाहर से भारत इंपोर्ट कर रहा है और फिर उन्हीं को जोड़ के मोबाइल तैयार कर रहा है। उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना PLI, ये पिछले संस्कृत डिपार्टमेंट वाले
एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ही पूछा था कि पीएलआई किससे संबंधित है, विनिर्माण से तो उत्पादन हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया और क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं कि मूल्य के संदर्भ में वित्त वर्ष 2015 में मोबाइल फोन आयात बाजार का 78% था, जबकि वित्त वर्ष 2023 तक ये घटकर केवल 4% तक रह गया है। और 2023 में केवल 8% मोबाइल फोन आयात किए गए हैं और निर्यात में भी क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग कि भारत में कपड़ा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा रोजगार देता है और इसे 45 मिलियन से अधिक लोग रोजगार प्रदान कर रहे हैं। और जीवीएम इसकी हिस्सेदारी कितनी, 11%। तो आप ऐसे सीधा याद कर सकते हो, 45% रोजगार, 11% जीवीएम है ऐसे। और कुल निर्यात में 8.21% योगदान देता है कुल निर्यात में। भारत कपड़ा व परिधान क्षेत्र में छठा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है, जिसकी वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 3.91% है, लगभग 4%। यानी छठा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है और 4% वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी है। भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जो विश्व स्तर 5वें स्थान पर। तकनीकी वस्त्र उद्योग यानी जो पैरासूट है या जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके सूट बनाए जाते हैं, वो किस में आते हैं, तकनीकी वस्त्र उद्योग में आ रहे हैं। तो 5वें स्थान पर है। और इसका भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार 26.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है। कपास, रेशम व मानव निर्मित फाइबर उत्पादन विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। और ये पीएम जो मित्रा पार्क है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये योजना किससे जुड़ी हुई है। तो किससे जुड़ी हुई है, सूती वस्त्र उद्योग से। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 7 मेगा पार्क स्थापित करने हैं। फिर समर्थ योजना, ये भी किसी वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई है, समर्थ योजना। नेक्स्ट जो कोर इंडस्ट्री है उसमें कोर इंडस्ट्री पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल उद्योग। मात्रा के हिसाब से भारत थर्ड सबसे बड़ा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है भारत की, मात्रा के हिसाब से। और मूल्य के हिसाब से 14वां। दोनों पॉइंट याद रखना, मात्रा के हिसाब से तीसरा और मूल्य के हिसाब से 14वां। भारत 20% योगदान के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है, जेनेरिक दवाओं का 20% योगदान के साथ। और वित्त वर्ष 2024 में फार्मास्यूटिकल का कुल वार्षिक कारोबार 4.17 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले 5 वर्षों में लगभग 10% की दर से बढ़ा है। भारत एशिया में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया के बाद चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है तथा वैश्विक स्तर पर 20 देशों में शामिल है। तो इसी प्रकार की जैसे मैंने ये लिख रखे हैं वैसे आरपीएस से आपको मतलब कोटेशन देगी कि दोनों ही सत्य है, ए भी सत्य है, बी सत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट है उन्नत अनुसंधान एवं विकास की आकांक्षाओं के बीच बढ़ते नवाचार। जो विपो की रिपोर्ट है, भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल दाखिल करने वाले देशों में छठे स्थान पर है। और मुख्य रूप से किसमें पेटेंट भारत की तरफ से दाखिल हो रहे हैं, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल है या बायोमेडिकल है, संचार क्षेत्र में। भारत का नवाचार परिदृश्य देखते हैं, 2014-15 से पेटेंट दाखिल करने में 2 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। और ये भी ध्यान रखना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 39वीं रैंक है। औद्योगिक अनुसंधान विकास एवं नवाचार। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत में अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय वित्त वर्ष 2011 में लगभग 60,000 करोड़ से बढ़कर 2021 में कितना हो गया है, 1,27,000 करोड़ हो गया। और जो भारत के कुल जो जीडीपी है उसका कितना है, 0.64% है, जो कई जो विकासशील देश है उनकी तुलना में बहुत ही कम है। भारत में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण मुख्य रूप से सरकारी संस्थाओं से होता है। जो निजी क्षेत्र है वो इसमें आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि अधिकांश विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में व्यावसायिक उद्यम में जीआरडी में 50% से अधिक योगदान होता है। जो विकसित कंट्री उनमें सबसे ज्यादा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसका होता है, जो निजी सेक्टर है उनका।
चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में ये 70% अधिक है। 70% से अधिक जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसमें कौन आगे आ रहे हैं, जो निजी प्राइवेट सेक्टर है वो। और चीन अपनी जीडीपी के 2.1% हिस्सा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, और भारत कितना 0.64%। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम खर्च होने के साथ साथ ये केवल कुछ क्षेत्रों तक ही केंद्रित है। औद्योगिक क्षेत्र पर क्या होता है, बहुत ही कम खर्च होता है। सबसे ज्यादा अपने दवा और फार्मास्यूटिकल सबसे आगे है। और सार्वजनिक जो क्षेत्र है सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा खर्च किस पर किया जाता है, रक्षा उद्योग पर। फिर इसके ये कुछ व्यय बढ़ाने वाले प्रमुख जो सरकारी हस्तक्षेप है वो ये है, ये आप छोड़ सकते हो, इनको आपको याद रखना। फिर पढ़ते हैं औद्योगिक उत्पादन का राज्यवार विश्लेषण। देश के कुल औद्योगिक जो जीएसवी में चार राज्यों गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु 43% हिस्सेदारी है औद्योगिक उत्पादन में। इन चार राज्यों में 43% हिस्सेदारी है। इसके विपरीत पूर्वोत्तर के 6 राज्यों ने असम व सिक्किम को छोड़कर की हिस्सेदारी मात्र 0.7% है। तो ये एक प्रकार से असमानता की ग्रोथ को दर्शाता है। जो पूर्वी राज्य उनकी 0.7%, वहीं जो ये चार बड़े जो स्टेट है उनकी 43%। औद्योगिक क्षेत्र गतिविधियों में एकाग्रता प्रदर्शित करने वाले शीर्ष राज्यों में कौन से है, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। अंतिम स्थान पर नागालैंड है और राजस्थान इसमें 8वें स्थान पर है। और इसकी श्रेणी है जो जैसे राष्ट्रीय औसत से अधिक हिस्सेदारी वाले राज्य, राष्ट्रीय औसत से अधिक हिस्सेदारी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये राज्य हैं। और कम हिस्सेदारी वाले कौन से हैं, बिहार, मणिपुर ये हो गए। और बराबर लगभग आसपास इनमें राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। थोड़ा बहुत इसको इस जो ये टेबल है इसको भी आप देख लें। फिर ये केंद्रीय बजट 2025-26 में क्या किया था। एक तो एमएसएमई के जो वर्गीकरण है उस मानदंड में संशोधन किया था, ये अपन ऊपर पढ़ लिया था कि पहले इतना था और संशोधित इतना हो गया, 2.5, 25 और 125 करोड़ निवेश हो गया, और इसका टर्नओवर 10, 100, 500 करोड़। फिर इनमें से आप एक ये देख लेना कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। कितना, 2047 तक 100 गीगावाट। और फिर ये भारत ट्रेड नेट ये क्या है, व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट, यानी किस हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु एक भारत ट्रेड नेट की स्टार्ट किया गया है। और इनमें से आप ये भी देख सकते हो, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30 वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं को 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025 से 30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की शुरुआत कर दी गई है। कितने बजट के साथ, 10 लाख करोड़ रुपए के 2025 से 30 तक। तो ये उद्योग चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अपन सेकंड पार्ट में इससे जो संबंधित जो भी स्कीम्स है उनको पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ और जो भी डाटा होंगे। और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, एक तो सेवा क्षेत्र पर और दूसरा विदेशी व्यापार पर। तो 4 जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी के वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ टॉपिक और होंगे, जैसे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनके ऊपर, और एक जो प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह है, एक विदेश नीति, और एक वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, इन पर छोटे छोटे वीडियो और अपलोड करूंगा। तब तक आप इनको देखें अच्छे से, और इनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। हो सके तो इनके मतलब एक एक पेज में कोई शॉर्ट नोट्स है वो बना लेना, मेन मेन जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है डाटा है उनको याद रखने के लिए।